गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? मिलते हैं इस केमिस्ट्री सीरीज जो चल रही थी, जिसमें आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्या हो गया, फिनिश हो गए। आज आपका चैप्टर 3 क्या चल रहा है, केमिकल काइनेटिक्स क्या चल रहा है, केमिकल काइनेटिक्स। इससे पहले हमने 2 लेक्चर अपलोड किए हैं, जिसमें आपका सोल्यूशन पार्ट 1 था, सोल्यूशन पार्ट 2 था। इन बोथ 2 लेक्चर वी विल कवर अवर द चैप्टर ऑफ सोल्यूशन। इन टुडे वी विल गो फॉर चैप्टर 3, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। इट्स अवर लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। यह हमारा क्या था, फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर था। तो आज हम क्या पढ़ाएंगे, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, तो ना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को यहीं से। चैप्टर नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेसन थर्ड, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स तो समझते हैं केमिकल काइनेटिक्स का शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं, क्या जरूरत थी इसकी लाइफ में। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक। द चैप्टर इज केमिकल काइनेटिक्स। चलो समझते हैं पहले कि केमिकल काइनेटिक्स मतलब होता है यार किसी भी रिएक्शन की स्पीड को स्टडी करना। चलो समझते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। देखो जैसे ए प्लस बी, ये हमारे क्या है, कोई दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट बना, ठीक, ए बी टाइप पर, ठीक। तो अगर यार ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिलकर अगर ए बी का प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, दैट्स, मतलब ये जो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। तो उसके बारे में कौन बताएगा यार, थर्मोडायनेमिक्स। कौन बताता है, थर्मोडायनेमिक्स। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मतलब अगर जो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, तो उसे बता बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। अब यही ए बी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ए प्लस बी, दीज आर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इट्स फॉर्म अ प्रोडक्ट ए बी। मतलब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल व्हाट एक्सटेंट, मतलब कितने अमाउंट में ए बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब एक्सटेंट की बात हो गई, मतलब कितना इनपुट दे रहा है, कितना आउटपुट मिल रहा है। तो इसको एक फिजिकल केमिस्ट्री का अलग ब्रांच डिस्कस करते हैं, जिसे बोलते हैं हम क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम। टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, मतलब कितने एक्सटेंट में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, वो कौन बताएगा, हमारे एक नए फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच आते हैं, उसे बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं यार, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल, ठीक। तो ये आपको क्या था, थर्मोडायनेमिक्स मतलब केमिकल, मतलब हर एक फिजिकल केमिस्ट्री की जो ब्रांच आती थी, कुछ उस केमिकल रिएक्शन के बारे में एक नई जानकारी देती थी, ठीक। अब जैसे ए प्लस बी, ये दीज आर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कब होगा, पता चला हमको रिएक्शन हमने चलाना स्टार्ट कर दिया, अब हमको पता नहीं रिएक्शन कब कंप्लीट हो गई। तो हमको क्या, इससे बहुत सारे क्या थे, नुकसान थे, उस रिएक्शन के नॉलेज नहीं था। जैसे ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से कितने टाइम बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, मतलब जो स्पीड, मतलब रिएक्शन की स्पीड को डील करेगी, दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड, रिएक्शन की स्पीड की बात बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो हमारा क्या था, इसका बैकग्राउंड था, ठीक। अगेन रिपीट, देखो यार दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, उस दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा। तो एक फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच इसको डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। अगेन, अगर ये दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है यार, अगर इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यू गेट, मतलब कितने अमाउंट में आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्विलिब्रियम। और अगर यही दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से कितने टाइम बाद आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पा रहे हैं, दैट इज द ब्रांच इज केमिकल काइनेटिक्स। क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, ये इसका बेसिक फिनोमिना, ठीक। तो अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं, क्या करते हैं, अब हमारा चैप्टर नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट हेडिंग इज केमिकल काइनेटिक्स। ये क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था, बैकग्राउंड। अब स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, समझने का प्रयास करते हैं केमिकल काइनेटिक्स होता क्या एग्जैक्टली, ठीक। केमिकल काइनेटिक्स, चलो देखो, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन का रिलेटेड है, काइनेटिक्स द मेन थिंग इज व्हाट,
काइनेटिक्स। क्या है यार काइनेटिक्स? काइनेटिक्स मतलब क्या होता है? काइनेटिक्स यार ग्रीक टर्म टर्म काइनेसिस से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है यार? काइनेसिस। काइनेसिस मतलब होता है यार मूवमेंट। क्या होता है यार? मूवमेंट। मतलब कोई चीज कैसे मूव कर रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मूव करके कैसे प्रोडक्ट में जा रहे हैं, कितने टाइम में जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। समझ में आया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो वी कैन सिंपली राइट हियर डेफिनेशन केमिकल काइनेटिक्स। क्या है केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स क्या है यार? एक ब्रांच है। क्या है? एक ब्रांच। और किसकी ब्रांच है? दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। किसकी ब्रांच है? फिजिकल केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? फिजिकल केमिस्ट्री की। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद व्हाट? स्पीड ऑफ रिएक्शन। मतलब जो रिएक्शन की स्पीड को बताएगा, मतलब वो रिएक्शन कब जाकर कंप्लीट हो गई। पता चला हम कोई भी रिएक्शन चला रहे हैं लैब में, वो लैब में रिएक्शन, पता चले हम रिएक्शन आज प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट क्या है 10-15 साल बाद बन रहा है, तो उसका मतलब कोई नहीं है। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? ये केमिकल काइनेटिक्स की एक ब्रांच है जो किसके साथ डील करके? स्पीड ऑफ द रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन की स्पीड के साथ डील करेगी, दैट इज कॉल्ड द chemical kinetics. We can simply write our definition: the branch of physical chemistry that deals with speed of reaction, that is called chemical kinetics. अब देखो यार, स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बार बार बोल रहे हैं तो हमको समझना पड़ेगा स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या एग्जैक्टली मतलब इसको क्या समझते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है? स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर कोई भी आपको इन तीन चीज़ों से बुला रहा है, मतलब वो किसके बात कर रहा है? रिएक्शन की स्पीड की बात ही कर रहा है, ठीक। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है, स्पीड ऑफ रिएक्शन आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, तीनों का मतलब क्या है? एक है, वो कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक। तो बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन किसे लिखते हैं? आर से। किसे लिखते हैं? आर से। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज। देखो जैसे नॉर्मली अगर स्पीड की बात करें, इन फिजिक्स में पढ़ते हैं स्पीड क्या होता है यार? डिस्टेंस में चेंज विथ टाइम, मतलब डिस्टेंस कितना बदल बदल रहा टाइम के साथ, अ, वो क्या कहलाता है? स्पीड। बट रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन में कोई डिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, यहाँ क्या बदलता है? कंसंट्रेशन। क्या बदलता है? कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन में क्या बदलाव आ रहा है? चेंज इन कंसंट्रेशन विथ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। भाई कंसंट्रेशन किसकी बदलेगी? रिएक्टेंट की बदलेगी। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट, आर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, टाइम इन सेकेंड। तो अगेन रिपीट दिस, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है यार? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ क्या बदलाव हो रहा है, क्या चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट वी राइट आवर यूनिट ऑफ दिस टॉपिक। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, ठीक। चलो यूनिट बात करते हैं। यूनिट, अब देखो यार, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? भाई आपका कंसंट्रेशन अभी पढ़ाया था ना, मोलरिटी, मोलरिटी और मोलरिटी आर कंसंट्रेशन टर्म, बट मोस्टली टाइम वी विल टेक आवर कंसंट्रेशन टर्म इज लाइक एज अ मोलरिटी। क्या लेते हैं? मोलरिटी। तो मोलरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो मोल लीटर इनवर्स कर लेते हैं, ठीक। अपार में टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। सेकंड ऊपर जाएगा तो यूनिट क्या बनेगा? सेकंड इनवर्स। क्या बन जाएगा? सेकंड इनवर्स। तो ये हमारे क्या आ गए? यूनिट। क्या आ गए? यूनिट किसकी आ गई? रेट ऑफ रिएक्शन। अगेन रिपीट, केमिकल काइनेटिक्स समझ में आया? केमिकल काइनेटिक्स क्या है? ग्रीक टर्म काइनेसिस से मिलकर बनता है, जिसका मीनिंग क्या होता है? मूवमेंट। मूवमेंट मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कितने टाइम बाद मूव कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो वी कैन सिंपली सिंप्लीफाई दिस टर्म्स, the branch of physical chemistry which deals with speed of reaction, that is called chemical kinetics. rate of reaction क्या होता है? स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या है? इन तीनों को समझते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ क्या चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन।
यूनिट की बात करें भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन, ऊपर क्या है यार, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन वी कैन टेक अवर मोलरिटी, मोलरिटी क्या, मोल पर लीटर। यूनिट ऑफ मोलरिटी मोल पर लीटर, तो मोल लीटर इनवर्स। टाइम का यूनिट क्या हो गया यार, सेकंड, क्या हो गया, सेकंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई। अब थोड़ा आपको हम समझाते हैं एक्चुअली रिएक्शन में होता क्या है। देखो जैसे ये हमारा कोई रिएक्शन ग्राफ है, ठीक। इधर क्या है, कंसंट्रेशन, इधर क्या है, टाइम। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये जो रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का ग्राफ क्या होता है यार, कम होता जाता है भाई। रिएक्टेंट लगातार क्या होता है, कंज्यूम होते जाते हैं। जब कंज्यूम होते जाएंगे तो उनका ग्राफ क्या होगा, कम होता जाएगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट का ग्राफ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक। ये हो गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ग्राफ। टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट ग्राफ क्या, कम होता जाएगा। और प्रोडक्ट ग्राफ क्या होगा, लगातार बढ़ता जाएगा। अब यहाँ से कुछ फैक्टर बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कौन कौन ऐसे फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक। चलो पहले लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ये क्या कह रहा है यार, देखो जैसे जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। देखो अगर फैक्टर समझना है तो इसको कोलिजन थ्योरी को थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब कोलिजन थ्योरी क्या होता है इसको मैं भी समझाते इसी में। देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतने ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे वो आपस में उतना ज़्यादा ही टकराएंगे। टकराने को हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं कोलाइड। क्या बोलते हैं, कोलाइड। जैसे ये कोई भी कंटेनर है, इस कंटेनर में देर आर सम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर। मतलब ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। ये देखो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और जब लड़ेंगे तो इनके बॉन्ड क्या होंगे, आपस में टूटेंगे। और जब बॉन्ड टूटेंगे तो प्रोडक्ट में नए बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। दैट इज कॉल्ड अ स्पीड ऑफ रिएक्शन। मतलब जैसे जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की बढ़ेगी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन करेंगे। ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन। मतलब कोलिजन उतना ही ज्यादा होंगे, उतने ज्यादा ही टक्कर होंगे। और नंबर ऑफ कोलिजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ये पहला फैक्टर समझ में नहीं आया। चलो एक बार आराम से समझते हैं। जैसे कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में देर आर लॉट ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विच आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर। जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे उतना ज्यादा ही क्या होगा, कोलिजन होगा। और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो पहला फैक्टर हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अनदर फिर आता है टेम्परेचर। क्या आता है, टेम्परेचर, ठीक। अब यार देखो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो भाई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अभी ऐसे क्या थे, चलो हम मान लेते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अभी कोलाइड नहीं कर रहा है, वो मतलब अभी बड़े अपने लाइफ में क्या है, खुश है। टेम्परेचर बढ़ाए तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होगा, उनको थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। थर्मल एनर्जी में बढ़ेगी तभी तो क्या होंगे, आपस में टकराएंगे। और टकराएंगे तो फिर रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल एनर्जी। क्या होगी, थर्मल एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगी, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा। और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। रिएक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। तीसरा फैक्टर समझते हैं यार, प्रेशर। क्या समझते हैं, प्रेशर। अब प्रेशर क्या होगा यार, जैसे ये हमारा कंटेनर है, अभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भैया एक यहाँ था, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ था। अभी वो दोनों आपस में क्या कर रहे, टकराए नहीं रहे थे। तो जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे, प्रेशर हमने लगाया तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पास में आया। जब पास में आएंगे तो क्या होंगे, टकराएंगे। और जब टकराएंगे तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो प्रेशर बढ़ा तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ा। मॉलिक्यूल में क्या हुआ, अट्रैक्ट होने लगे एक दूसरे से। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ा, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ा। और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ा तो क्या हुआ, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गया। नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गया। और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ा तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब रिएक्शन की स्पीड भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इट्स आवर थर्ड फैक्टर, मतलब एक तीसरा फैक्टर था प्रेशर।
प्रेशर बढ़ा तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा तो मॉलिक्यूल्स में क्या हो, कोलिजन बढ़ गया, और कोलिजन बढ़ गया तो रिएक्शन की स्पीड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इट्स द थर्ड फैक्टर। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, फोर्थ फैक्टर क्या कहता है। आपका आता है कैटलिस्ट। क्या आता है यार, कैटलिस्ट। ठीक, कैटलिस्ट क्या रोल करता है पहले समझते हैं, व्हाट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है यार, एक टाइप का क्या है, कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं। जैसे सिंपल सा मीन है, अभी हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, मतलब अभी तक हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो सीबीएसई बोर्ड ने क्या लॉन्च किया, डेट शीट। जब डेट शीट लॉन्च की तो क्या बच्चों के अंदर क्या बढ़ गया, उनके अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, और रिएक्शन की स्पीड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। कैटलिस्ट का सिंपल सा मीन होता है रिएक्शन की स्पीड को क्या करना है, बढ़ाना है। क्योंकि समझते हैं कैटलिस्ट क्या करता है, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम अभी आपको बताएंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रिएक्शन। देखो यार, जैसे ये हमारा ग्राफ समझो, ये है इधर से, अभी एक रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए एक ऐसा पाथ जाना पड़ा, ठीक, एक ऐसे, ठीक, और फिर एक ऐसे। अब यहाँ एनर्जी ज़्यादा लगेगी कि यहाँ एनर्जी ज़्यादा लगेगी, एनर्जी इस डॉट वाले में क्या गई, कम लगेगी। कारण क्या है, यहाँ से अभी इसकी एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी, ठीक, और ये एनर्जी क्या है, कम। मतलब ये हमारी अनकैटलाइज रिएक्शन थी, क्या थी, अनकैटलाइज रिएक्शन। मतलब ये इस रिएक्शन में अभी हम कैटलिस्ट यूज नहीं किए, बट जो ये डॉटेड रिएक्शन थे इसमें हमने क्या ये लगा दिया, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट लगा दिया तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया, और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो ये रिएक्शन जल्दी से इधर जाकर क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो सेम से मीनिंग ये है, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम करता है, और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रिएक्शन की स्पीड क्या हो गई, ज़्यादा हो जाएगी। ये हमारा क्या था, फोर्थ फैक्टर। अगेन नेक्स्ट आता है आपका सरफेस एरिया। क्या पढ़ते हैं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अगेन देखो यार, सरफेस एरिया क्या होता है, देखो अब भाई जब ज़्यादा प्लेस मिलेगा तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज़्यादा आएंगे, और जब ज़्यादा आएंगे तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। जैसे कोई एक छोटा घर है, इस घर में क्या है, अभी 4 ही 5 लोग रह रहे हैं। अब लेकिन यही घर बहुत बड़ा हो जाए तो जब घर बड़ा होगा तो लोग ज़्यादा आएंगे, जब ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा लोग आपस में क्या करेंगे, बहस करेंगे। बहस मतलब रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बढ़ेगा तो क्या होगा यार, आपका नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो फिर रिएक्शन की स्पीड भी क्या हो गई, ज़्यादा हो जाएगी। नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। मतलब रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि अभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या कर रहे, टकरा नहीं रहते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ, टकरा गए, तो टकराएंगे तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। भाई जब टकराएंगे तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे, और बॉन्ड ब्रेक होंगे तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं, हमारा यहाँ से फैक्टर्स खत्म हुए। अब नेक्स्ट आते हैं रेड लाइट एक्सप्रेशन। चलो समझ लेते हैं रेड लाइट एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि यहाँ से भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। रेड लाइट एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे यार क्या है, हमारी ये कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ठीक, अब रेड लाइट एक्सप्रेशन क्या होता है, आर क्या होता है, जैसे ये जो ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इसका जो स्टेगोमीटर क्या है, स्मॉल है, इसको अपान में ले तो 1/A। अब ए क्या है, कंसंट्रेशन। इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन में क्या करेंगे, टाइम के साथ चेंज देखेंगे, तो आर बराबर क्या, अब ए dA/dt। अब अभी हमने क्या पढ़ा है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन में क्या होता है, ऑलवेज इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती जाती है। मतलब साइन कैसे लगाएंगे, माइनस का। फिर चलिए अब बी क्या है, स्मॉल बी, तो 1/B dB/dt। ये इसका साइन भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब हमने पढ़ाया था आपका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार समय के साथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो जब भी प्रोडक्ट लिखेंगे तो उसके आगे क्या लगाएंगे, प्लस साइन। तो 1/C dC/dt प्लस 1/dB
डी डी टी बाई डी टी। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन, मतलब इस तरह किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन दिस टर्म। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन भी आते हैं 1-2 नंबर के। अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं यार, रेट इक्वेशन और रेट लॉ। व्हाट इज रेट इक्वेशन और रेट लॉ? रेट इक्वेशन और रेट लॉ। ठीक, रेट इक्वेशन और रेट लॉ क्या होता है? देखो, अभी आपने इससे पहले पढ़ा है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यार? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जितनी ज़्यादा कब होगी? जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी। जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल आपस में ज़्यादा टकराएंगे, और जब मॉलिक्यूल ज़्यादा टकराएंगे तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर? तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बढ़ा तो कंसंट्रेशन बढ़ा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन बढ़ा, अब इसको हम क्या लिखते हैं यार? एन नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन। यहाँ पावर क्या मान लेते हैं? एन, मतलब एन नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, इसकी पावर क्या है? एन है। ठीक, चलो अब यहाँ से आर प्रोपोर्शनली के साइन गया तो बराबर है एक कांस्टेंट आएगा। ठीक, अब यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या मान लेते हैं? ए। क्या मान लेते हैं? ए की पावर एन। ठीक, चलो अब के ही हमारा क्या है? जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट से बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं यार? रेट कांस्टेंट। तो अब रेट कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा? के बराबर आर बाई ए की पावर एन नहीं हो जाएगा? हैं, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जल्दी बताओ भाई। आर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट अभी हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक, चलिए अब ए हमारा क्या है यार? व्हाट इज ए? ए इज दैट इज कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन यूनिट क्या था? मोल पर लीटर। तो इसको लिख लो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की इनवर्स। ठीक, अब देखो यार इसकी भी पावर क्या है? एन, इसकी पावर 1 है। देखो दो चीज है जिनकी पावर क्या है? सेम है, और दोनों चीज क्या है? आपस में फ्रैक्शन है। तो ये दोनों चीज आपस में क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगी। तो मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या हो जाएगी? ऊपर कितना था? 1 था, नीचे क्या था? एन था, तो 1 माइनस एन, और सेकेंड इनवर्स। अगेन सॉल्व दिस थिंग, सॉल्व करते आगे और इसको। ठीक, समझ में आ रहा नहीं आ रहा यार? जल्दी बताइए भाई आप लोग। अब के बराबर, अब मोल की पावर 1 माइनस एन इसके पास आएगा तो क्या बनेगा यार? मोल की पावर 1 माइनस एन। ठीक, अब लीटर के पास आएगा, लीटर माइनस है, माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा, -1 प्लस एन। तो क्या बन जाएगा? लीटर की पावर एन माइनस 1 बन जाएगा सेकेंड इनवर्स। सर ये आप क्यों कर रहे हैं? ये इतना बड़ी समस्या क्यों लेकर आए? ये बड़ी समस्या ही आपको क्या करेगी? बहुत चीज़ों का सोल्यूशन लेकर आएगी। अब ये कोई एक हल्की फुल्की चीज़ नहीं, यही हमारा क्या था? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को निकालने के लिए हमने एक दवा निकाली है। ठीक, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, मतलब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का जो कैंसर का उपचार निकल गया है, मतलब कैंसर का इलाज होगा इसी से। ठीक, हमारा कैंसर का इलाज क्या है भाई? रिएक्शन के सर पता नहीं कौन सी यूनिट ऑफ रिएक्शन दे देते हैं, उसके लिए पूछते हैं, मतलब कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे देते हैं उसके लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकलवाते हैं। तो हम उसके लिए क्या इलाज लेकर चले हैं। ठीक, तो ये मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर एन माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। इससे किसी भी रिएक्शन के लिए हम रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक, चलो ये आ गया। तो रेट इक्वेशन और रेट लॉ समझ में आए। और ये जो चीज़ है इसे हम बोलते हैं रेट इक्वेशन, और ये जो है इसका क्या है? रेट लॉ। क्या है? रेट लॉ। तो चलो हम रेट लॉ समझते क्या है। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बढ़ेगा, रिएक्शन की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। और ये आर बराबर के ए की पावर एन, ये हमारा क्या होगा? रेट इक्वेशन। क्या होगा? रेट इक्वेशन। क्लियर? तो यहाँ से हमने आपको यूनिट डिराइव करा दिया भाई। के का निकालना है, के क्या? रेट कांस्टेंट। के इधर रखो, फिर आर, ये एक पावर एन क्या था? मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, आर अपन ए की पावर एन। ये रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? किसी भी रिएक्शन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की
में चेंज कितना हो रहा है टाइम के साथ, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका यूनिट लिखा, इसका यूनिट लिखा, आफ्टर सॉल्व करने के बाद हमने ये फार्मूला डिराइव कर दिया है जो किसका आ गया है, किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आता है यार आपका टॉपिक, दैट इज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब सर ये क्या, किस बला का नाम है, चलो समझते हैं बला क्या है। ये बला है, अच्छा देखो रिएक्शन में ही लिखा है यार, मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी मतलब मॉलिक्यूल क्या होंगे, मॉलिक्यूल। देखो चीजों का, अब तुमको हम बताते होता क्या एग्जैक्टली जैसे अगर आप हेडिंग को समझे ना, तो हेडिंग ही सब कुछ कह देता है। मतलब भाई आपको क्या इस हेडिंग में ही सब कुछ लिखा है, इसकी डिफिनीशन को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हम इसे समझेंगे। कह रहा है मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी मतलब मॉलिक्यूल क्या होंगे, मॉलिक्यूल किसके मॉलिक्यूल होंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो किसी भी रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे दैट इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो वी राइट definition here, the number of reactant molecule, the number of reactant molecule takes part in a the number of reactant molecules, the number of reactant molecules are involved in involved in elementary reaction, elementary reaction, elementary reaction, reaction is called a molecularity। क्या बोलते हैं, molecularity। देखो यार डिफिनेशन आता है कभी कभी यार सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो समझाते हो एक्चुअल में होता क्या है। तो मॉलिक्यूलरिटी समझ में, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे उससे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट्स पार्टिसिपेट इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। बार बार कह रहे हैं सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या, बार बार आप इसी को रिपीट कर रहे हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है कोई भी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब जो रिएक्शन एक स्टेप में जाकर कंप्लीट होती है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। सॉरी ये क्या है हमारा एलिमेंट्री, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब दैट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो लिख लो यहाँ पर सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं, हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन। तो चलो क्लासिफाई करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अच्छा हाँ कुछ पॉइंट लिखते हैं। रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं होगी। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन नेवर विल बी जीरो, नाइदर बी फ्रैक्शनल और नाइदर बी जीरो। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन नेवर विल बी जीरो, नेवर विल बी जीरो, never will be zero, neither neither negative nor in fractional, nor in fractional। क्लियर, क्लियर। मतलब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो सकते हैं, ना तो जीरो होगी, ना तो फ्रैक्शनल में होगी, ना तो ही क्या होगी निगेटिव होगी। तो ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। और मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन क्या है यार, एक हमारा एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज थ्योरेटिकल। ये क्या है, थ्योरेटिकल, ये कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ठीक, थ्योरेटिकल होता है सन में। तो ये इसके तीन पॉइंट थे। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन मतलब द टाइप ऑफ रिएक्शन जो किसके साथ रिलेट करेगी, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। मतलब किसी भी रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो हम क्लासीफाई करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को इन फर्दर स्टेप। चलो चलो इसको कर ही लेते थोड़ा और आगे। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को कहाँ से कितने भाग में क्लासीफाई कर सकते हैं समझते हैं। ठीक, पहला आता है यार हमारा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन,
यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। ठीक, फिर आता है हमारा बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। बाई मॉलिकुलर रिएक्शन रिएक्शन फिर हमारा आता है ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन। ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन। चलो देखो, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन मतलब एक ऐसी रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक, जहां पर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा उसे बोलते हैं यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हमने क्या किया, हीट कर दिया। ठीक, हीट करने के बाद क्या बना, PCl3 प्लस Cl2, दैट इज यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। बाई मॉलिकुलर रिएक्शन क्या हो सकता है यार, चलो समझते हैं। 2NH3 है, अमोनिया को क्या कर दो, ब्रेक कर दो इंटू N2 प्लस 3H2 में, तो हमारा क्या होगा बाई मॉलिकुलर, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा केवल दो ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन में क्या हो सकता है यार, 2NO प्लस O2 दैट्स गिव 2NO2। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, दो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का, तो दो एक तीन, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन। ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन मतलब क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पर देर आर थ्री नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। बाई मॉलिकुलर मतलब जहाँ पर देर आर टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। यूनि मॉलिकुलर मतलब जहाँ पर केवल एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा। क्लियर, चलो ये यहाँ से हमारा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन खत्म हो गया। तो अब हम कहाँ जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन ऑर्डर को कैसे हम समझते हैं। देखो यार, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों से क्वेश्चन हर साल आते हैं एग्जाम में और इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक, तो आप इसको स्किप नहीं करिएगा। ठीक, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जैसे हमारे मान लिया कोई रेट ला एक्सप्रेशन है, चलो समझते हैं, क्योंकि डिफिनेशन बनाना नहीं समझना है। सॉरी यार बहुत, एक मिनट, ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर वाई दैट इज ए बी। ठीक, यहाँ पर क्या है, ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और बी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो समझो। ठीक, ये समझ क्या लिख दिया सर ने आपने। देखो, ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इनकी कुछ ना कुछ पावर्स दी गई है, इनकी कंसंट्रेशन की पावर कुछ दी गई है, तो यही जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन की पावर का सम है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नथिंग, इट इज ओनली द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब किसी भी रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे उनकी कंसंट्रेशन की पावर का सम दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रट लो डिफिनेशन है पर, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब किसी भी रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे उनकी कंसंट्रेशन की पावर का सम। फॉर एग्जांपल एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है बी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इनकी पावर एक्स है इसकी पावर वाई है, तो सी की कंसंट्रेशन की पावर का सम क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो लिख लोगे डिफिनेशन, बनाने पड़ेगा डिफिनेशन, चलो लिख देते हैं यार, नहीं तो कहोगे द सम ऑफ पावर ऑफ द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आया समझ में, मतलब किसी भी रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन की पावर का सम दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कोई भी टाइप नहीं, मतलब ये देयर आर लॉट ऑफ एन नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब किसी भी रिएक्शन में एन नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन की पावर का सम आ सकता है। ठीक, तो ये बट बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे सिलेबस में क्या है, कितने दी गई है रिएक्शन। ठीक, चलो भाई, हाँ, कितने टाइप के रिएक्शंस हैं। अब पहला लिखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर हमारा आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डर रिएक्शन। फिर हमारा आता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, चलो समझते हैं। पहला इसके लिए लिखते हैं रेट लॉ। क्या लिखते हैं? रेट लॉ। तो यहाँ पर जो आर होती है के ए की पावर जीरो, तो डेफिनेशन लिखाते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पर रिएक्टेड मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन की पावर का सम क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वन, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर, सॉरी वन नहीं, जीरो। क्या करना है? जीरो। क्या करना है? जीरो। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन की पावर का सम अगर जीरो आ रहा है दैट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, अब इसके लिए एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एग्जांपल क्या हो जाएगा यार? H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। इसकी कंसंट्रेशन क्या होता है? जीरो। इसकी कंसंट्रेशन क्या होता है? जीरो। इसकी भी कंसंट्रेशन क्या है? जीरो। अब इनकी जीरो प्लस जीरो क्या आ गया? जीरो आ गया, दैट इज क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट निकालो। यूनिट यूनिट क्या हो सकती है यार भाई? रखो के बराबर, अभी इससे पहले फार्मूला हमने पढ़ाया था, मोल की पावर वन माइनस एन, लीटर की पावर एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स। तो वहां पर वैल्यू पुट करो। मोल की पावर वन माइनस एन, एन की जगह क्या करेंगे? जीरो। तो मोल वन माइनस जीरो क्या होगा? मोल। लीटर की पावर जीरो माइनस क्या होगा? एन माइनस वन, जीरो माइनस वन दैट इज माइनस वन सेकेंड इनवर्स। यही हमारा क्या होगा? यूनिट। तो के बराबर मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक, ये इसका यूनिट हो गया। अब फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? एक ऐसी रिएक्शन जहां पर रिएक्शन का जो रेट है उसकी कंसंट्रेशन पावर वन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन की पावर का सम क्या आ जाएगा? एक। क्या आ जाएगा? एक। उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो समझते हैं। एग्जांपल कर लो इसका। एग्जांपल पहचाना बता दे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जब किसी भी रिएक्शन में अगर आपको क्या दे दिया? वाटर। रिएक्टेंट साइड अगर वाटर दे दी दैट इज वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CH3 COO Na प्लस H2O, क्या बन जाएगा? CH3 COOH प्लस NaOH। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। भाई इसकी कंसंट्रेशन कितना होता है? वन होता है। और वाटर कंसंट्रेशन क्या होती है? ऑलवेज जीरो। देखो, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और वाटर, इनकी कंसंट्रेशन ऑलवेज क्या रखेंगे? जीरो। अगेन रिपीट, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और वाटर, इनकी कंसंट्रेशन ऑलवेज टेकन बी जीरो। ठीक, तो अब इसकी कंसंट्रेशन क्या है? वन। इसकी कंसंट्रेशन क्या है? जीरो। तो वन प्लस जीरो वन, दैट इज जब किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन की पावर का सम वन आता है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? ठीक, अब वहीं पर वैल्यू पुट करो। के बराबर मोल की पावर वन माइनस एन, लीटर की पावर एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स। एन की वैल्यू क्या करेंगे? वन। तो मोल की पावर वन माइनस वन, मोल की पावर जीरो, लीटर की पावर वन माइनस वन, लीटर की पावर जीरो सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट क्या आ जाएगी इसकी? सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स। क्लियर? अब यहाँ पर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या हो सकता है? जहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन की पावर का सम क्या होगा? थर्ड आ जाएगा। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया तो थर्ड कैसे पढ़ाते? पहले हमको क्या पढ़ा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बाद में पढ़ेंगे ना सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बस सेम है। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच the sum of power of concentration of reactant molecule is 2, that is called second order reaction। आप एग्जांपल इसका जस्ट रिवर्स कर देना। अगर ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में चलने लगी तो वन प्लस वन दैट इज क्या हो गया? टू हो गया। तो यही आपका जो अगर रिवर्स करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का तो वही क्या बनेगा? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आप सेम उसी तरह निकाल लेना। के बराबर मोल की पावर वन माइनस एन, लीटर की पावर एन माइनस वन इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक, अब यहाँ एन की वैल्यू क्या करेंगे? दो पुट करेंगे। जब दो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? के बराबर मोल की पावर मोल इनवर्स हो जाएगा। भाई
1 - 2 दैट इज -1 आ जाएगा। 2 - 1 लीटर लीटर हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा सेकेंड, सॉरी लीटर, सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट क्या गई, लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, इट इज द यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये इसका यूनिट आ जाएगा। क्लियर, समझ में आए? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब उठाते क्या यार, व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कंसंट्रेशन क्या होता है, डेराइव कर लेते हैं। डेरिवेशन ऑफ, सॉरी डेरिवेशन ऑफ, डेरिवेशन ऑफ, डेरिवेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे ड्राइव करेंगे, हाउ टू ड्राइव द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट यूनिट कैसे ड्राइव करेंगे। लेट अस कंसीडर केमिकल रिएक्शन, लेट अस कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन इज हियर। केमिकल रिएक्शन क्या होगी, जैसे ए प्लस बी से कोई प्रोडक्ट ए बी बना, ठीक। अब इसकी कंसंट्रेशन क्या है, जीरो, तो इसके लिए रेट ला एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे भाई, इसकी पावर भी जीरो, इसकी भी पावर जीरो, तो रेट ला एक्सप्रेशन क्या होगा, के ए की पावर जीरो, ठीक। बी की भी पावर क्या है, जीरो, ठीक। अब चलो हमको निकालना है के। अब इनकी पावर जीरो मतलब दैट इज वैल्यू क्या होगा, वन होगा, तो आर बराबर क्या होगा के। आर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ विथ रिएक्टेंट विथ टाइम, मतलब कंसंट्रेशन में टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो सिंस आर क्या होगा डी एक्स बाई डी टी, तो पुट कर लो आर बराबर क्या होगा डी एक्स बाई डी टी इजिकल टू के, डी टी को उधर भेज दो तो डी एक्स बराबर क्या बन जाएगा के डी टी। अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग क्वेश्चन 1, नाउ इंटीग्रेटिंग क्वेश्चन 1, इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग, नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन को क्या करेंगे इंटीग्रेट करते हैं, तो कर लो। ये सांप का साइन नहीं, सांप का नहीं, क्या है इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक। 1 × डी एक्स बराबर के डी टी। अब के क्या है कॉन्स्टेंट रूप में बाहर ले, तो 1 × डी एक्स बराबर के बाहर आ गया, तो 1 × डी टी, ठीक। अब 1 × डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, ठीक। के कांस्टेंट 1/1 × dt का टी हो जाएगा प्लस सी, तो ये हमारा क्या होगा, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आ गया है, रेट कांस्टेंट का फार्मूला। चलो इसका और एक्स क्या है यार, देखो एक्स क्या है, चलो समझते हैं। एक्स क्या है, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी, और टी क्या है, टाइम में के आर कांस्टेंट, सी क्या है इनिशियल कांस्टेंट। अच्छा सी कैसे आ गया सर, यार जब किसी भी आप मैथ्स का थोड़ा सा बेसिक जानते होंगे, अगर किसी भी रिएक्शन में अगर इनडेफिनिट इंटीग्रल है, आफ्टर सॉल्विंग इनडेफिनिट इंटीग्रल वी ऐड सम कांस्टेंट टर्म दैट इज सी, ठीक। तो अच्छा, तो एक्स क्या है, अगर हम मान लेते कोई इनिशियल लेटस टेक इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन एज क्या हो गया ए नॉट, क्या ले लेते हैं ए नॉट, और टी टाइम बाद कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, आफ्टर टी टाइम इट्स कंसंट्रेशन बिकम, आफ्टर टी टाइम इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा ए, इसका मान लो तो ए, तो क्या बन जाएगा यार, ये कंसंट्रेशन एक्स टाइम बाद वाली है, तो ए बराबर के टी प्लस ए नॉट, तो कभी कभी ये भी लिखा होता था, तो ए बराबर ए नॉट प्लस के टी भी किसका है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फार्मूला, तो ये भी बन गया, ठीक। चलो आया समझ में। इसके ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, प्रॉब्लम ना करिए आप, कुछ कोई समस्या रहेगी जब हम क्वेश्चन लेके आएंगे तो वहाँ पर
एक आध दो ग्राफ के क्वेश्चन जरूर करा देंगे, ठीक। अब हमारा था डेरिवेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट को कैसे डिराइव करेंगे। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कैसे डिराइव करेंगे, हाउ टू डिराइव द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो समझने का प्रयास करते हैं। अरे यार, ठीक। अब जैसे मान लेते लेट अस कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन टेकन एज ए एंड आफ्टर टी टाइम its concentration becomes a minus x, ठीक। टी टाइम बाद उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जा रहा है, a माइनस एक्स। तो जैसे कोई रिएक्शन है a प्लस बी से कोई प्रोडक्ट बनना, कोई प्रोडक्ट बन सकता है, ए बी नहीं कोई भी प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक। तो एट इनिशियल अगर टाइम क्या रहा है जीरो, तो कंसंट्रेशन भी क्या रहेगी जीरो, एक्स बराबर जीरो, तो दैट इज ए हो जाएगा कंसंट्रेशन, ठीक। और अगर आफ्टर टी टाइम बाद जो कंसंट्रेशन क्या है, टी टाइम बाद कंसंट्रेशन में से क्या एक्स माइनस हो गया, ए माइनस एक्स। चलो तो इसके रिलेटेड एक्सप्रेशन नो फ्रॉम रेटला रेटला क्या कहेगा इस रिएक्शन के लिए, जो आर है रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन टी टाइम बाद क्या है ए माइनस एक्स, तो इसकी पावर बन के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आर बराबर क्या हो जाएगा यार, के ए माइनस एक्स की पावर 1। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन है हटेगा, बराबर कांस्टेंट है, के बराबर आर अप सॉरी हाँ के ही निकालना है ना। चलो थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, क्यों अभी यहाँ से आर क्या रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला क्या होता है, रेट डी एक्स बाई डी टी, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स विथ टाइम, के ए माइनस एक्स। चलो अब एक्स वाला टर्म को एक तरफ कर लो और टी को उधर भेज दो, तो डी एक्स अपान ए माइनस एक्स के डी टी। अब नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन नाउ इंटीग्रेट नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन इंटीग्रेट करते हैं, नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लो। तो क्या करो, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, डी एक्स अपान ए माइनस एक्स के डी टी। अब इंटीग्रेशन में एक फार्मूला पढ़ते हैं यार, अगर कोई फंक्शन है 1/f(x) dx का इंटीग्रेशन क्या होता है ln(f(x), क्या होता है ln(f(x), 1 ये fx है तो क्या हो जाएगा ln(f(x) क्या है a माइनस एक्स, ठीक। और x के आगे साइन क्या है माइनस, तो माइनस साइन ले लो इधर। फिर k इंटू डी टी, के कॉन्स्टेंट रूप में बाहर 1 इंटू डी टी क्या हो जाएगा t प्लस c। अब क्या लगता है एट टाइम t, अगर शुरुआत में टाइम क्या रहा है जीरो, तो x भी क्या रहा होगा जीरो, तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकालते हैं माइनस ln a माइनस जीरो के जीरो प्लस c, तो c बराबर क्या होगा माइनस ln a, यही तो आया। अब चलो इसी को थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं, c की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या बनेगा माइनस ln a माइनस एक्स के टी माइनस ln a। अब ln a को इधर ले आओ तो के टी बराबर क्या हो जाएगा ln a माइनस ln a माइनस एक्स, ठीक। अब यार देखो ये दोनों लॉग के साथ अगर दो फंक्शन सेपरेटली क्या है डिफरेंस में, तो दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे अपान में आ जाएंगे, तो ln a अपान a माइनस एक्स, ठीक। ये बन गया, ये माइनस साइन है, ठीक। चलो
अगेन थोड़ा और समझते हैं। अब यहाँ पर टी क्या है यार, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो के बराबर क्या हो जाएगा? हम्म, ठीक ठीक। तो के बराबर, अच्छा टी इधर क्या है मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा यार डिवाइड में हो जाएगा। तो भाई हम सोच रहे क्या गलत कर रहे हैं हम लोग। वन अपॉन टी एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो एक फार्मूला ये बन गया, ये क्या बन गया? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या क्या है? रेट कांस्टेंट का फार्मूला। चलो और इसको सॉल्व कर। एल एन क्या है यार? हमारा नेचुरल लॉग। क्या है? नेचुरल लॉग। अगर हम नेचुरल लॉग से कहाँ जा रहे हैं? कॉमन लॉग। किस में जा रहे हैं? कॉमन लॉग में। when we will go from natural log to common log, then we will multiply it by 2.303. now converting now converting now converting natural log into common log. Natural log into common log. Common log. So multiplied by 2.303। 26 भी कर सकते हैं बट उतना ज़्यादा लेंदे जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपन ए माइनस एक्स। ये हमारा फार्मूला बन गया। ठीक, जो न्यूमेरिकल में यही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक, जहाँ पर है क्या है यार? इनिशियल कंसंट्रेशन, ए माइनस क्या है? टी टाइम बाद कंसंट्रेशन, के क्या है? रेट कांस्टेंट, टी क्या है? टाइम। इस पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, तो सो यू कैन मिस दिस टॉपिक और दिस फार्मूला। इसको आप कृपया करके स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत आराम से इस फार्मूले समझिए, क्योंकि इस फार्मूले से न्यूमेरिकल आता है अच्छा खासा क्वेश्चन, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं इससे, समझ में आए? ठीक, अब हमारा क्या था यार? हाफ लाइफ टाइम। यहाँ से समझते हैं हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। हाफ लाइफ टाइम नाम में लिखा है हाफ लाइफ टाइम। हाफ मतलब आधा, क्या हो गया? आधा। आधा कब होगा? जब मतलब आधे टाइम, एक ऐसा टाइम जब क्या हो जाएगा? आधा क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन। मतलब एक ऐसा टाइम जब कोई भी कंसंट्रेशन अपनी जरूरत वाली कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा, उसे बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। द टाइम एट विच कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। तो द टाइम एट विच, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में लिखा जाता है द टाइम एट विच, द टाइम एट विच कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन becomes becomes half of its initial, the time at which concentration becomes half of its initial concentration is called half life time. Half life time time मतलब एक ऐसा टाइम जब किसी भी रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन है अपने शुरुआत वाले कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा, उसे बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। इट इज डिनोटेड बाई टी हाफ। इट इज डिनोटेड बाई टी हाफ। किसे डिनोट करते हैं यार? टी हाफ से। टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 0.693 बाई के। ये जो हाफ लाइफ टाइम है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यही इंपॉर्टेंट है बहुत। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन। फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन इट्स बिकम टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस n। तो किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आप यहाँ से फार्मूला निकाल सकते हैं। ए नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। एन क्या है? दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आप हाफ लाइफ टाइम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, कभी जीरो के लिए पूछे तो उसके लिए रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। ये इसका क्या था? कॉन्सेप्ट था हाफ लाइफ टाइम का। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हाफ लाइफ टाइम क्लियर। अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? सर व्हाट इज द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब, स्यूडो मतलब एग्जैक्टली वो चीज़ एग्जिस्ट तो है बट
है नहीं, मतलब सीओडी मतलब होता है वो चीज़ नॉर्मली है तो बट वो एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब ऐसी थोड़ा मिसकंसेप्शन होता है इसमें, समझते हैं। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है यार? द टाइप ऑफ रिएक्शन द टाइप ऑफ रिएक्शन द टाइप ऑफ रिएक्शन in which in which in which molecularity of reaction molecularity reaction क्या है? दो होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? वन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिहेव्स एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर reaction is called pseudo first order reaction pseudo first order reaction, ठीक। ये हो गए। चलो और समझने का प्रयास करते हैं एग्जैक्टली होता क्या है यार। एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे क्या है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ले लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर हो गया। उसके क्या बात हो सकता है? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हो गया। जैसे C12H22 हो गया, दैट इज अवर, ये हमारा क्या है? कोई एक डाइसैकेराइड जिसे बोलते हैं सुक्रोज। क्या बोलते हैं? सुक्रोज। इस सुक्रोज को क्या करा है यार? हाइड्रोलिसिस। क्या करा है? हाइड्रोलिसिस। आफ्टर डूइंग हाइड्रोलिसिस, इसका पावर वन, इसकी पावर क्या है? जीरो। देर आर टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्युलरिटी क्या हो गई? दो हो गई। तो क्या बन जाएगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक ग्लूकोज है, एक फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अभी जब बायोमोलिक्यूल चैप्टर आएगा तो वहाँ हम बताएंगे हाउ टू सेपरेट दीज टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ग्लूकोज फ्रक्टोज को कैसे हम सेपरेट करेंगे, ठीक। इनके इंडिविजुअल टेस्ट है। तो सीडो फर्स्ट रिएक्शन क्लियर आया समझ में? चलो अब इसके आगे बस लास्ट टॉपिक और अब हम बढ़ने वाले हैं कहाँ? आर्हेनियस इक्वेशन। कहाँ बढ़ते हैं? आर्हेनियस इक्वेशन। चलो आर्हेनियस इक्वेशन। व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन? आर्हेनियस इक्वेशन से कैसे क्वेश्चन बनता है समझाते हैं आपको। देखो आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है? के बराबर ए की पावर माइनस ए बाई आर टी। ये एक फार्मूला है जहाँ पर के क्या है यार? रेट कांस्टेंट। के क्या है बेटा? रेट कांस्टेंट है, ठीक। ए क्या है यार? फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। ए इज अ फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये क्या है यार? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। आर दैट इज गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होगा? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। टी दैट इज क्या है? टेम्परेचर। क्या है यार? टेम्परेचर, क्लियर। इस तरह हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक। सॉरी, और ये क्या? एक्सपोनेंशियल टर्म। तो ये हमारा क्या आ रहा है इक्वेशन। लेकिन सर क्या क्वेश्चन यहाँ से आते हैं? नहीं बेटा, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते यार। क्वेश्चन आते हैं आपका एक न्यूमेरिकल बनेगा तो अनदर फॉर्म ऑफ आर एन इक्वेशन लॉग K2 बाई K1 माइनस ए बाई 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये फार्मूला बन गया आर एन इक्वेशन का, जहाँ से ये न्यूमेरिकल बनता है, ठीक। T1 T2 क्या है? टेम्परेचर आर गैस कांस्टेंट, ये एक्टिवेशन एनर्जी। और K1 K2 क्या है? रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक। तो ये हमारा क्या आर्हेनियस इक्वेशन होगा, ठीक। अब सर यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी आ रहा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? दृश्यमान एनर्जी क्या? समझाने का प्रयास करते हैं। देखो यार, चलो इसको आगे ग्राफ में लेते हैं। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी अच्छा एक क्वेश्चन बन सकता है, फ्रॉम वेयर वी कैन कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, which type of equation where we will calculate activation energy। मतलब कौन ऐसी इक्वेशन है जहां से हम एक्टिवेशन एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज आर एन एस इक्वेशन। अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है बन जाए एग्जाम में आपकी।
मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन से, ठीक। समझते हैं। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होते हैं, ये बराबर ई टी प्लस ई आर। सर ये क्या लिख दिए, समझ में नहीं आ रहा। ये दैट इज क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। ई टी दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक। ए आर मतलब रिएक्शन की एनर्जी, ठीक। चलो, जैसे ये कोई ग्राफ है, ठीक। ठीक, ये पूरी क्या रिएक्शन की एनर्जी, ई आर, ठीक। ठीक, इतनी है हमारे क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, ये हमारे क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक। तो इस तरह समझते हैं। मतलब देखो यार, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक मिनिमम मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन के मॉलिक्यूल को, मतलब वह मिनिमम एनर्जी जो एक्स्ट्रा दी जाती है किसी भी रिएक्शन को डिस्टर्ब एनर्जी से ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी को बैरियर को क्रॉस करने के लिए। द टाइप ऑफ amount of energy which is required to give a reactant molecule for participation in chemical reaction। क्लियर, ये एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसको पार्टिसिपेट करने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी से जो मैक्स थोड़ा और ज़्यादा एनर्जी देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। तो यहाँ से फ्रॉम दिस टॉपिक we will finish our चैप्टर। सो थैंक यू, एंड आप साथ इसी तरह देते रहिए हमारे इस चैनल पे। आपको हर एक चैप्टर का वन शॉट लेकर आएंगे, अगर वन शॉट नहीं पड़ा तो उसको बहुत ज़्यादा 1 से 2 लेक्चर में, मतलब चाहे जितना लेंदी चैप्टर होगा उसको 1 से 2 लेक्चर में हम हर हाल में कंप्लीट कर देंगे, ठीक। तो चलो इसी के साथ अपना चैप्टर ख़त्म करते हैं यार, धन्यवाद। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।